आईएएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने जेपीएससी के पेपर 2 के अंतर्गत झारखंड ज्योग्राफी के अंतर्गत 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास पढ़े। झारखंड का भूगोल के अंतर्गत जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज इत्यादि को हम लोगों ने पढ़ा, जिससे 10 प्रश्न आने वाले हैं। आप लोग जो है हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, ये सारे चैप्टर आप लोगों को मिल जाएगा। आज हम लोग जो है झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियों को शुरू करते हैं। तो आज से हम लोगों का झारखंड का इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो रहा है। इसी के अंतर्गत मैं जनसंख्या को भी पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड की औद्योगिक नीति आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जो है 2001 की प्रथम औद्योगिक नीति के बारे में पढ़ेंगे, 2012 की जो द्वितीय औद्योगिक नीति आई थी उसके बारे में पढ़ेंगे, और 2016 में जो तृतीय औद्योगिक नीति आई थी उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे इन सारे को। यह क्लास जो है, यह जो झारखंड की औद्योगिक नीति है, इसका 2 क्लास होगा क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से एक समृद्ध राज्य है तथा देश के कुल खनिज संसाधन का लगभग 40% भाग झारखंड में विद्यमान है। जब मैं झारखंड का भूगोल पढ़ा रहा था तो उसके दौरान खनिज वाले चैप्टर में मैंने यह बताया था कि देश के कुल खनिज संसाधन का लगभग 40% भाग जो है खनिज कहाँ है, तो झारखंड में है, विद्यमान है। तथा कोकिंग कोल एवं यूरेनियम का झारखंड एकमात्र राज्य है। याद रखिएगा, वहां भी खनिज वाले चैप्टर में भी मैंने बताया था कि कोकिंग कोल और यूरेनियम मात्र भारत के अंतर्गत झारखंड में मिलता है। यानी कि कोकिंग कोल और यूरेनियम झारखंड में ही मिलता है, इसके अलावा भारत में और कहीं नहीं मिलता है। इस स्थिति में झारखंड में तीव्र औद्योगिकरण की संभावना व्यापक है, लेकिन वर्तमान में भी झारखंड के लगभग 80 से 85% कार्यशील जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्रों में ही संबद्ध है। जब मैं कृषि पढ़ा रहा था, कृषि चैप्टर, आप लोग वो सब चैप्टरों को जाके देखिए उसका वीडियो, तो आप लोगों को ये सब समझने में आसानी होगी। तो जब मैं झारखंड की कृषि पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि झारखंड की जो 80 से 85% कार्यशील जनसंख्या है वह अब भी कृषि पर निर्भर है, कृषि में संलग्न है। वही चीज यहां मैं बता रहा हूं। वर्तमान में भी झारखंड के लगभग 85% कार्यशील जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्रों में संबद्ध है। ये जो डाटा है 80 से 85% है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नए राज्य के गठन के पश्चात औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया तथा 2001 में प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई तथा 2012 में द्वितीय औद्योगिक नीति एवं 2016 में औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति को लागू किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रथम औद्योगिक नीति जो है कब लागू की गई झारखंड में, तो 2001 में। द्वितीय औद्योगिक नीति कब लागू की गई झारखंड में, तो 2012 में। और तीसरी जो औद्योगिक नीति है वह 2016 में लागू की गई। अब तीनों औद्योगिक नीति को हम लोग पूरी तरह डिटेल में देखेंगे, और ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, किसी भी बुक में इस तरह नहीं बताया गया है, इतनी क्लियरिटी से नहीं बताया गया है, इसीलिए यह चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं झारखंड औद्योगिक नीति 2001। इस नीति के अंतर्गत 10% औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया। याद रखिएगा, यह जो झारखंड औद्योगिक नीति 2001 है, इसके अंतर्गत 10% औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा राज्य के खनिज संसाधन एवं प्राकृतिक संसाधन के समुचित दोहन पर विशेष बल दिया गया तथा आधारभूत औद्योगिक संरचना के विकास के लिए घरेलू एवं विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने पर बल दिया गया।
यह सब इंपॉर्टेंट लाइन है, सभी को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अगस्त 2001 में ये जो नीति है, अगस्त 2001 में सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। वह औद्योगिक नीति कौन सा था? औद्योगिक नीति 2001, जिसका उद्देश्य राज्य को घरेलू एवं विदेशी पूंजी के लिए अनुकूल बनाना था। याद रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या था? तो राज्य को घरेलू एवं विदेशी पूंजी के लिए अनुकूल बनाना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस औद्योगिक नीति के प्रधान लक्ष्य को देखते हैं। यह जो 2001 का औद्योगिक नीति है, इसमें क्या क्या लक्ष्य रखे गए, तो कुछ इंपॉर्टेंट लक्ष्य को देखते हैं हम लोग, एम को देखते हैं। पहला है 10% वार्षिक औद्योगिक वृद्धि दर। मैंने शुरुआती दौर में ही बताया, 10% जो है वार्षिक औद्योगिक वृद्धि दर लक्ष्य रखा गया। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। आधारभूत संरचनाओं से संबंधित परियोजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन। जो भी आधारभूत संरचनाएं हैं, उससे संबंधित परियोजनाएं हैं, उसे जितनी जल्दी हो सके क्रियान्वित करना, यह लक्ष्य रखा गया। उद्योग एवं विनिर्माण के क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार का सृजन करने का भी लक्ष्य रखा गया। औद्योगिक उत्पादन के गुणवत्ता में सुधार लाने का भी लक्ष्य रखा गया। अभी तक जो भी औद्योगिक उत्पाद था, उसमें उसके जो भी गुण थे, उसमें जो है सुधार लाने का इस नीति में लक्ष्य रखा गया। लघु, सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योगों का विशेष विकास। इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो है लघु यानी स्मॉल, सूक्ष्म और कुटीर उद्योगों का विशेष विकास का लक्ष्य रखा गया। राज्य के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में संतुलित विकास, यह भी इस औद्योगिक नीति का प्रमुख लक्ष्य था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित नीति को प्राथमिकता दी गई थी। कौन से क्या कहते हैं उद्देश्य, देखते हैं क्या क्या चीज को प्राथमिकता दी गई थी। तो राज्य के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन तथा मानव संसाधन का सर्वोत्तम प्रयोग सुनिश्चित करना। यानी कि इन चीजों को जो है प्राथमिकता दी गई इस औद्योगिक नीति के दौरान। ये सारे चीज, राज्य के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन और मानव संसाधन को प्राथमिकता दी गई। अगला है तीव्र औद्योगिक विकास के लिए अधिकतम पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना। यानी देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, झारखंड में जो है औद्योगिक विकास के लिए जो पूंजी आएगी, चाहे वो हमारे देश की हो या विदेश की हो, उस पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने का पर बल दिया गया। अगला है औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक एवं आधारभूत संरचना का विकास करना। अगला हम लोग देखते हैं औद्योगिकरण में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना। राज्य के बीमार औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करना। यानी राज्य के जितने भी रुग्ण औद्योगिक इकाई थे, बीमार औद्योगिक इकाई थे, उन्हें फिर से पुनर्जीवित करना। अगला देखते हैं औद्योगिक विकास के लिए प्रशासनिक बाधाओं को दूर करना तथा विधि प्रक्रिया का सरलीकरण करना। तो ये सारी नीतियों को जो है प्राथमिकताएं दी गई। औद्योगिक नीति 2001 के अधीन जो है उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये सारे जो मैंने अभी नीतियां बताई, इन्हें प्राथमिकताएं दी गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए थ्रस्ट एरिया एवं थ्रस्ट जोन की पहचान करना तथा पिछड़े क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों पर विशेष ध्यान देना। अभी पीछे हम लोगों ने 6 जो है उद्देश्यों को देखा। अब आगे हम लोग देख रहे हैं ग्रामीण हस्तशिल्प का संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए आवश्यक कार्यक्रम परियोजना आरंभ करना। अगला देखते हैं SC, ST, OBC महिला वर्ग एवं विकलांग वर्ग के विकास के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करना। तो औद्योगिक नीति 2001 के
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये सारी चीज़ों को जो है प्राथमिकताएं दी गई। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। 2001 के औद्योगिक नीति के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यनीति को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार किया गया। अब कौन कौन से देखते हैं कार्यनीति है, उन्हें हम लोग देखते हैं। पहला है फल प्रसंस्करण, साग प्रसंस्करण, मसाला प्रसंस्करण तथा अन्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना, यानी फ्रूट प्रोसेसिंग, वेजिटेबल प्रोसेसिंग और स्पाइस प्रोसेसिंग तथा अन्य खाद्य जो भी फूड प्रोसेसिंग उद्योग थे उसे बढ़ावा देना। प्रसंस्करण का मतलब प्रोसेसिंग होता है, याद रखिएगा। तो फल प्रसंस्करण, साग प्रसंस्करण, मसाला प्रसंस्करण तथा अन्य जितने भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग थे उन्हें बढ़ावा देना। इन चीजों को प्राथमिकता के रूप में स्वीकार किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिला स्तर, राज्य स्तर तक औद्योगिक क्षेत्रों में एकल खिड़की प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यह। जिला स्तर, राज्य स्तर तथा औद्योगिक क्षेत्रों में एकल खिड़की प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करना, यानी पहले कोई भी काम अगर होता था उसके लिए एक टेबल से दूसरे टेबल पे पेपर जाती थी, फिर दूसरे से तीसरे पे, और इसमें बहुत समय लग जाता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया, एकल खिड़की, यानी किसान जो है या जो भी है वह एक ही जगह पर अपने पेपर को जमा करेंगे और वहीं से फिर उस पेपर को प्राप्त करेंगे। उन्हें अलग अलग जगहों पे जाने की आवश्यकता नहीं रही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उद्योग के लिए विशेष रूप से लघु, सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योग के लिए उचित साख की व्यवस्था करना। साख मतलब क्रेडिट। तो उद्योग के लिए विशेष रूप से लघु, सूक्ष्म और कुटीर उद्योगों के लिए उचित क्रेडिट की व्यवस्था करना। अगला है रुग्ण उद्योगों के लिए पुनर्स्थापना एवं जीर्णोद्धार कार्यक्रम लागू करना। जितने भी बीमार उद्योग थे उनका जो है पुनर्स्थापना करना और उनका जो है रेनोवेशन यानी जीर्णोद्धार कार्यक्रम लागू करना। बिजली, पानी, संचार, परिवहन एवं सामान्य सुविधा उपलब्ध करवाना, यह भी जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य था। निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए औद्योगिक पार्क की स्थापना करना। सूचना प्रौद्योगिकी, तसर रेशम, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, रसायन, जैव प्रौद्योगिकी और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों, इनके लिए जो है औद्योगिक पार्क की स्थापना का प्रावधान किया गया। उपभोक्ता प्रमुख उद्योगों को प्रोत्साहित करना, परंपरागत दक्षता वाले क्षेत्रों की पहचान करना तथा प्रशिक्षण, डिजाइन एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना। कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए शिल्पग्राम का विकास करना तथा हस्तशिल्प बाजार का विकास करना। ये सारे जो है प्राथमिक स्तर के उद्देश्यों को रखा गया इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2001 की औद्योगिक नीति 10 वर्षों के लिए लागू की गई थी तथा इस नीति के अंतर्गत भूमि सेट की नीति को अपनाया गया। किस नीति को अपनाया गया? तो भूमि सेट की नीति को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र अथवा औद्योगिक विकास केंद्रों के लिए 30 वर्षों के लिए लीज पर भूमि आवंटित करने की नीति को अपनाया गया। ये जो भूमि सेट है ये क्या है? 30 वर्षों के लिए लीज पर भूमि का आवंटन तथा इस नीति के अंतर्गत लीज का नवीनीकरण एवं प्रत्येक 10 वर्ष में पुनरीक्षण की नीति को भी स्वीकार किया गया था। यानी प्रत्येक 10 वर्ष जो है 10 वर्ष पे जो है जो लीज पे जमीन दी गई थी 30 वर्षों के लिए, उसका पुनरीक्षण किया जाता था कि जिस चीज के लिए वो जमीन दी गई है वही चीज या वही काम उस जमीन पे हो रहा है या नहीं। अगर वो काम नहीं हो रहा है तो उस जमीन का जो है नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, लीज का जो नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। लेकिन वही काम जिस काम के लिए वो जमीन लिया गया है 30 वर्षों की लीज पर, अगर वही काम हो रहा है
तो उसका जो है हर एक 10 वर्ष पर जो है पुनरीक्षण के बाद लीज को जो है नवीनीकरण कर दिया जाता था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 एकड़ तक की भूमि उपायुक्त द्वारा लीज पर दिया जा सकता था। याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा कि उपायुक्त द्वारा कितनी भूमि लीज पर दी जा सकती थी, तो 5 एकड़ भूमि। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 एकड़ तक की भूमि उपायुक्त द्वारा लीज पर दिया जा सकता था तथा इससे अधिक की जमीन राजस्व पार्षद के अध्यक्षता वाली उच्च समिति के अनुमोदन से आवंटित किए जा सकते थे। यह सब इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 एकड़ तक की भूमि उपायुक्त द्वारा लीज पर दिया जा सकता था तथा इससे अधिक की जमीन राजस्व पार्षद के अध्यक्षता वाली उच्च समिति के अनुमोदन से आवंटित किए जा सकते थे। भूमि के वितरण के लिए प्रत्येक जिले में उपायुक्त द्वारा भूमि बैंक का गठन किया गया था। याद रखिएगा, प्रत्येक जिले में जो है भूमि बैंक का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो उपायुक्त द्वारा किया गया था। भूमि के वितरण के लिए प्रत्येक जिले में उपायुक्त द्वारा भूमि बैंक का गठन किया जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। इस नीति के अंतर्गत निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना पर विशेष बल दिया गया तथा निजी औद्योगिक क्षेत्र जो है न्यूनतम 100 एकड़ के क्षेत्रफल में स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा, यह जो निजी औद्योगिक क्षेत्र है वह न्यूनतम 100 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा तथा इस क्षेत्र में आवश्यक एवं बुनियादी सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा विकसित किए जाएंगे। त्वरित औद्योगिकरण के लिए बरही तथा हजारीबाग में मेगा ग्रोथ सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लाइन है। त्वरित औद्योगिकरण के लिए बरही तथा हजारीबाग में मेगा ग्रोथ सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो मेगा ग्रोथ सेंटर स्थापित करने का निर्णय कहाँ, किस जिले में लिया गया है, तो हजारीबाग और बरही में मेगा ग्रोथ सेंटर स्थापित करने का निर्णय किस जगह पे लिया गया है, तो बरही तथा हजारीबाग में। यह वर्ड याद रखिएगा आप लोग। तथा निम्नलिखित स्थलों पर औद्योगिक पार्क की स्थापना को स्वीकृत किया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जो बताने वाला हूं सभी को आप लोग नोट डाउन कर लें। रांची एवं दुमका में फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना का जो है निर्णय लिया गया है। याद रखिएगा, रांची एवं दुमका में फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। चाईबासा एवं गोड्डा में तसर रेशम पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कोडरमा में प्लास्टिक पार्क, नामकुम तथा टाटीसिल्वे में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। रांची तथा जमशेदपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। धनबाद में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अन्य चयनित जगहों पर रासायनिक, जैव प्रौद्योगिकी तथा हर्बल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये जो है सातों को आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे प्रश्न बनेंगे कि फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ पे बनेगा, रांची एवं दुमका में। तसर रेशम पार्क कहाँ पे बनेगा, चाईबासा एवं गोड्डा में। प्लास्टिक पार्क कहाँ पे बनेगा, तो कोडरमा में। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क कहाँ पे बनेंगे, नामकुम तथा टाटीसिल्वे में। इस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे बनेंगे, तो रांची तथा जमशेदपुर में। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पे बनने का निर्णय लिया गया है, धनबाद में। और उसके अलावा रासायनिक और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे जो है रासायनिक प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी तथा हर्बल पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस नीति के अंतर्गत औद्योगिक वित्त एवं आधारभूत संरचना विकास निगम की स्थापना को स्वीकृत किया गया था। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। इस नीति के अंतर्गत औद्योगिक वित्त एवं आधारभूत संरचना विकास निगम की स्थापना को स्वीकृत किया गया था तथा यह निगम
200 करोड़ की आरंभिक पूंजी से स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा यह पूंजी सिडबी, सिडबी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई तथा वाणिज्यिक बैंकों के सहयोग से निवेशित करने का लक्ष्य रखा गया था। याद रखिएगा, औद्योगिक वित्त एवं आधारभूत संरचना विकास निगम की स्थापना को स्वीकृत किया गया था और इसके लिए जो है 200 करोड़ की आरंभिक पूंजी का से स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यह जो निगम बनने वाला था, औद्योगिक वित्त एवं आधारभूत संरचना विकास निगम, इस निगम को 200 करोड़ की आरंभिक पूंजी से स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और यह पूंजी आती कहां से? तो यह जो है सिडबी, आईसीआईसीआई और आईडीबीआई तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों से निवेश के सहयोग से निवेशित करने का लक्ष्य रखा गया था। आगे देखते हैं हम लोग। औद्योगिक नीति के अंतर्गत त्रिस्तरीय योजना का निर्माण किया गया। देखते हैं कौन कौन सा है। मेगा औद्योगिक विकास योजना, मिनी औद्योगिक विकास योजना और माइक्रो औद्योगिक विकास योजना। ये 3 स्तरीय योजनाओं का निर्णय लिया गया, निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। मेगा औद्योगिक विकास योजना, मिनी औद्योगिक विकास योजना और माइक्रो औद्योगिक विकास योजना। औद्योगिक नीति के अंतर्गत 29 उद्योगों का चयन प्राथमिकता वाले उद्योगों के रूप में किया गया तथा प्रत्येक प्रखंड में माइक्रो उद्योग की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रथम औद्योगिक नीति वास्तविक रूप से प्रभावी नहीं रही क्योंकि औद्योगिक विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया तथा 10 वर्षों की अवधि में कोई भी परियोजना पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं की जा सकी। तो आज की क्लास में हम लोग जो है औद्योगिक नीति 2001 को पढ़ा। अब हम लोग अगले क्लास में औद्योगिक नीति 2012 के बारे में जानेंगे और औद्योगिक नीति 2016 के बारे में भी डिटेल से जानेंगे। ये सारी क्लासेस जो है लंबी होंगी, इसीलिए मैं इन सभी क्लासों को यानी बारी बारी पढ़ाऊंगा। 2001 की नीति आज पढ़ाई मैंने, अब औद्योगिक नीति 2012 में पढ़ाऊंगा बाद में, और फिर उसके बाद जो है 2016 की औद्योगिक नीति को मैं बताऊंगा। तो आज के क्लास यहीं तक। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।